अगर आपको लगता है कि मैं यूरोप के किसी शहर या मोहल्ले में हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं झारखंड की राजधानी रांची की जो विधानसभा है, उसके ठीक बगल में एक कैंपस है, उस कैंपस के भीतर हूँ। और यह जो सारे मकान बने हुए हैं या कोठियाँ बनी हुई हैं, यह यहाँ के विधायकों की कोठियाँ हैं। यानी कि झारखंड के लोगों ने अपना जनप्रतिनिधि जिन लोगों को चुना है, उन लोगों के रहने का इंतज़ाम या रहने की व्यवस्था यहाँ की गई है। ये यहाँ के विधायकों का मोहल्ला है, या कहिए कि उनका कैंपस है। और यहाँ हर तरह की सहूलियत है, हर तरह की सुविधा है। यहाँ जिम है, यहाँ ग्राउंड्स हैं, ऑडिटोरियम है, बाकी जिस तरह से आप सुख सुविधा सहूलियत की बात करते हैं, वह सब है। धीरे धीरे यह सारा अलॉट होगा और यह पूरा का पूरा मोहल्ला गुलजार हो जाएगा। वैसे आप ये कह सकते हैं कि अगर एक कोठी 3 करोड़ की है, तो 3 करोड़ की कोठी झारखंड जैसे राज्य के विधायक के रहने के लिए तो होनी ही चाहिए, और मानता हूँ कि इस तरह से स्वीकार कर लेने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जब हमारे जनप्रतिनिधियों का जीवन स्तर इस तरह से हो, वो इस तरह से लकदक जीवन जी रहे हों, तो उसी अनुपात में आम लोगों के जीवन में भी बेहतरी आनी चाहिए। ये वो राज्य है जो देश के सबसे गरीब 3 राज्यों में गिना जाता है, लेकिन उलट करके यह वो राज्य भी है जहाँ सबसे अधिक खनिज संपदा है। यहाँ कोयला है, यहाँ आयरन ओर है, यहाँ बॉक्साइट है, यहाँ माइका है, तमाम तरह के खनिज इस झारखंड के भीतर होते हैं। बावजूद इसके झारखंड अगर बदहाल है, गरीब है, फटेहाल है। आप यहाँ गुमला में, लातेहार में, पश्चिमी सिंहभूम में, पलामू में आप चले जाइए, बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहां आधी से अधिक आबादी जीवन जीने की जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, उससे मरहूम है, यानी वंचित है। यहाँ के नौजवान बेरोज़गार हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत है, एम्प्लॉयमेंट है नहीं। तो होता ये है कि माइग्रेशन बिहार की तरह झारखंड में भी बहुत अधिक है। झारखंड के लड़के लड़कियां आप देश के तमाम हिस्सों में दिन भर देह पीटते काम करते, और थोड़ा बहुत पैसा जो रह जाता है या बचा लेते हैं, उसको घर भेजते हुए आप पाएंगे। यहाँ के नौजवान नौकरी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कई दिनों से 16 दिन से ऊपर होने को जा रहे हैं, वो धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने विधानसभा मार्च किया, लाठियाँ चली, चोट लगी। क्यों? क्योंकि जो सरकारी नौकरियाँ हैं, उन नौकरियों के लिए भी इम्तिहान हर साल नहीं होते हैं, और 2-4-5 साल बाद होते भी हैं तो उनमें घपला घोटाला होता है, उसमें धांधली है, भ्रष्टाचार है। पैसा दे करके लोग नौकरी पा लेते हैं, और जो योग्य बच्चे हैं या बच्चियां हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती है। अब इस बार का जो बवाल है, किस कारण से है? इस कारण से है कि जिनका कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स, स्कोर्ड मार्क्स है, वो बाहर हैं लिस्ट से, और जो कट ऑफ से नीचे हैं वो सिलेक्टेड हैं। तो इस बार का जो बवाल है वो ये कह रहा है कि आप जिस एजेंसी से इम्तिहान करवाते रहे हैं, आप जानते हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशन, इन दोनों संस्थाओं के ज़रिए राज्य के भीतर जितनी सरकारी नौकरियां हैं, उनके इम्तिहान करवाए जाते हैं। कई एजेंसीज़ हैं, तो उसमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन छोड़िए, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो परीक्षाएं हैं, उसके लिए एक TDPL नाम की एजेंसी रखी गई है। उस एजेंसी के ज़रिए जितनी परीक्षाएं हुई हैं, वो धांधली से भरी हुई हैं, यह आरोप यहाँ के लड़के लगाते रहे हैं। एक अभय तिवारी नाम का आदमी है, वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में टॉपर में है, अपने नौकरी पाया हुआ है, घर वालों को नौकरी दी हुई है, और माना ये जा रहा है कि उसने पैसे ले करके बहुत सारे लोगों को नौकरियां दिलवाई हैं। तो यह जो धांधली है, ख़रीद फरोख्त है नौकरियों को लेकर के, उसको लेकर बवाल यहाँ के छात्रों ने काट रखा है, और वो लगातार इस आंदोलन पर हैं जब तक सरकार उनकी मांगें मान नहीं लेती है। लेकिन उसी सरकार ने अपने विधायकों के लिए रहने का जो इंतज़ाम किया है, यह इंतज़ाम सवाल करता है, क्योंकि राज्य में जो आम जनता है, नौजवान है, महिला है, बाकी उम्र के जो लोग हैं, अलग अलग गांव कस्बे तबके के जो नागरिक हैं, उनका जीवन अगर फटेहाल है, बदहाल है, गरीबी से जूझ रहा है, उसके बाद अगर आप इस तरह का जीवन जीना चाहते हैं या अपने विधायकों को इस तरह की सहूलियत सुविधा देना चाहते हैं, 3 करोड़ से ऊपर की कोठियों में वो रहेंगे, तब सवाल उठता है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपको लगता है कि विधायकों को इस तरह की कोठियाँ मिलनी चाहिए, इस तरह की सहूलियत सुविधा मिलनी चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ, यह गलत नहीं है। लेकिन तब है जब आपके कंधों पर जनता ने जो जिम्मेदारी दे रखी है, उस जिम्मेदारी को आप बखूबी निभा रहे हैं। उसके जीवन में उसी तरह से तरक्की, बेहतरी हो रही है। उसके सामने रोज़ी रोज़गार, घर बार, इन तमाम तरह की परेशानियों से मुक्ति है।
वो थोड़ा बेहतर होता चला जा रहा है। तो जैसे जैसे आपके जीवन में इस तरह का उठान है, उसके जीवन में भी उस तरह की बेहतरी दिखाई पड़नी चाहिए। ये नहीं है कि वो फर्श पर है और आपका जीवन अर्श पर है। तो यह जो पूरा का पूरा डाइकोटॉमी है, ये जो दोहरापन है, दोमुहापन है, वो दोमुहापन मुझे यहाँ लाने को मजबूर कर गया कि मैं यहाँ आकर के खड़ा होकर के आपको ये पूरी तस्वीर दिखाऊं। आप राजा का जीवन जिएंगे, आप शाही जीवन जिएंगे, आप अपने जीवन में हर तरह का सुख वैभव चाहते हैं, लेकिन आपकी जो जनता है, जिन लोगों ने आपको चुना है, उनके साथ आप बेईमानी करेंगे तो ये नहीं चलेगा। लोकतंत्र में व्यवस्था इसीलिए बनाई गई कि जो भी जनप्रतिनिधि है, जो व्यवस्था आती है, सत्ता आती है, वो बाकी सभी लोगों के जीवन को आगे बढ़ाए। जब आप यहाँ का जल जंगल ज़मीन लूटेंगे, खनिज संपदाओं का दोहन अपने फ़ायदों के लिए करेंगे, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे रहेंगे, तो फिर सवाल तो उठेंगे। सत्ता, उसकी जवाबदेही, जिम्मेदारी, उसके मुताबिक नियमों का अनुपालन और उसके बाद लोगों के जीवन में उस तरह का परिवर्तन, यह सब कुछ अगर आपस में जुड़ा हुआ है, उसमें सामंजस्य दिखता है, तो लगता है कि नहीं, व्यवस्था जो है वो उत्तरदायी है, वो जनहित के लिए है, लोक कल्याणकारी है। लेकिन जब आपको बहुत अंतर दिखने लगता है यहाँ के लोगों के जीवन और यहाँ के लोगों के ऊपर शासन करने वाले लोगों के बीच में, तो फिर इस मोहल्ले के भीतर खड़ा होकर के आप कहते हैं कि आप यूरोप में नहीं हैं, आप यूरोप किसी मोहल्ले में नहीं हैं, बल्कि झारखंड में हैं, जहां एक बड़ी आबादी रोटी के लिए, रोज़ी के लिए, घर के लिए और इस तरह की बाकी बुनियादी ज़रूरतों के लिए तरसती रहती है। इसलिए यह जो पूरा का पूरा परिसर है, इस परिसर के भीतर का जो वैभव है, वो अपने आप में यहाँ की व्यवस्था पर, उस व्यवस्था की मानसिकता पर एक बड़ा सवाल है, अलबत्ता संगीन सवाल है।